हेलो बच्चों, हाउ आर यू। बच्चों, लास्ट वीडियो में हम लोगों ने स्टार्ट किया था हेनरी लॉ, ठीक है ना। तो अब बच्चों उस पे हम लोग जो इन टेक्स्ट क्वेश्चन है इसको कर लेते हैं, क्योंकि हमने आपसे बोला ही है कि हमें क्या करना है, टू द पॉइंट चलना है, ठीक है बच्चों। तो जितना एनसीईआरटी है बच्चों उसको आपको अच्छे से कर लेना है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर बच्चों 2.6 है, इसको ध्यान से देखते हैं। तो इसमें लिखा है H2S, a toxic gas with rotten egg like smell is used for qualitative analysis, है ना। जैसे बच्चों कोई मेटल सल्फाइड होता है ना, अगर आप उसमें डाइल्यूट HCl डालते हैं तो ठीक है, जो मेटल सल्फाइड है या अमोनियम सल्फाइड है, अगर उसमें सल्फाइड आयन है तो डाइल्यूट HCl डालोगे तो वहाँ पे बच्चों H2S गैस निकलती है ना। और इसका जो स्मेल होता है सड़े अंडे वाली गैस की तरह होती है, सड़े अंडे जैसी होती है, ठीक है। तो ये काफ़ी पंजेंट स्मेल होता है और काफ़ी है ना तेज़ी से फैल जाता है, ठीक है। इफ़ द सॉल्बिलिटी ऑफ H2S इन वाटर एट STP इज 0.195 m, कैलकुलेट हेनरी लॉ कांस्टेंट, ठीक है। तो हेनरी लॉ कांस्टेंट क्या होगा। कह रहा है कि सॉल्बिलिटी STP पर है 0.195 m है, ठीक है बच्चों। STP पर इसकी जो सॉल्बिलिटी है, क्लियर, 0.195 m है। तो हेनरी कांस्टेंट क्या है, STP समझ रहे हो, है ना। तो यहाँ पे सॉल्बिलिटी मैंने कहा था बच्चों, जैसे यहाँ पे हम लोग लिखते हैं P इज इक्वल टू, क्या लिखते हैं, KH इंटू एक्स लिखते हैं, है ना। बट यहाँ पे कहा कि जो सॉल्युबिलिटी लिया है वो मोल फ्रैक्शन में नहीं लिया है ना। सॉल्युबिलिटी किस में लिया है, मोलैलिटी में लिया है, ठीक है। कितना है, 0.195, यही है ना, 0.195, ठीक है। तो STP दे रखा है, क्लियर। अगर ये STP है तो मतलब समझ रहे हो बच्चों, टेम्परेचर कितना होगा, 0 डिग्री, और प्रेशर कितना होगा, 1 बार या 1 ATM लेंगे, है ना। अभी मैं 1 ATM ले रहा हूँ, वैसे न्यू STP जो है 1 बार लेना है, ठीक। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आप कह रहे हैं कि KH की वैल्यू क्या होगी ना, तो क्या हम X निकाल सकते हैं। अगर आपको मोलैलिटी पता है ना, ये मोल पर केजी है बच्चों, मोल पर केजी, है ना। तो इसका मतलब हर एक कॉन्सेंट्रेशन टर्म क्या देता है बच्चों, दो डेटा देता है, ठीक है। तो 0.195 ये तो मोल हो गया किसका, H2S का, है ना। और इसमें पानी कितना हो गया, 1000 ग्राम, 1 kg ना, तो 1000 ग्राम, ये सॉल्वेंट हो गया। मोलैलिटी क्या होता है, सोल्यूट का मोल 1 किलोग्राम सॉल्वेंट में कितना है, ठीक है बच्चों। तो क्या हम इसे X निकाल लेंगे, यस। S क्या होता है, ये होगा N ऑफ H2S डिवाइडेड बाई, क्या होगा, N ऑफ H2S प्लस क्या होगा, N ऑफ वाटर होगा, ठीक है। तो यहाँ पर निकाल लोगे बच्चों, तो N ऑफ H2S कितना, 0.195, ठीक है। नीचे भी 0.195,
प्लस ये कितना हो जाएगा 1000 अपॉन 18 यानी कि 55.55। तो ये x निकल आया बच्चों, है ना। तो अगर मैं इसको लिखूं तो ये हो गया 0.195 अपॉन 0.195 प्लस 55.55। ठीक, अब यहीं पे क्या कर दो बच्चों, ये डेटा को रख दो, है ना। अब हम हेनरी लॉ को इक्वेशन लगा लेते हैं। तो क्या हो गया यहाँ पर, P इज इक्वल टू के एच इंटू एक्स। पी कितना हो गया 180 एम, के एच यही चाहिए हमें, और एक्स क्या निकाल दिया 0.195 अपॉन 0.195 प्लस 55.55। बस इसी को क्या कर लेना बच्चों, सॉल्व कर लेना है। तो यहाँ से के एच आ जाएगा, है ना। एटीएम में आएगा बच्चों, कितना आएगा 55.55 प्लस 0.195 डिवाइडेड बाई 0.195, ये आंसर आएगा। यूनिट क्या लेंगे एटीएम में। क्लियर बच्चों, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। तो बच्चों फॉर्मूला बस सही से लगा लो ना। ये क्वेश्चन बच्चों जेई मेन में आ सकता है, नीट में आ सकता है, बोर्ड में तो आएगा ही, है ना। ऐसा नहीं कि ये बहुत हल्का क्वेश्चन है, बहुत बच्चे ये सब नहीं कर पाते हैं क्योंकि उनको ये डेफिनेशन सही से यूज नहीं करते। कौन से डेफिनेशन, ये डेफिनेशन कि अगर आपको मोलैलिटी पता है तो उससे आप दो डेटा कैसे निकालोगे, मोल पर केजी, है ना। तो यहाँ पे जो स्टोरी है वो यही है कि आपको क्या पता है बच्चों, अगर सॉल्बिलिटी है ना, मोलैलिटी मालूम है, तो आपको ये दो डेटा निकालने आना चाहिए। हर एक कॉन्सेंट्रेशन टर्म दो डेटा प्रोवाइड करता है ना। हर एक कॉन्सेंट्रेशन टर्म दो डेटा प्रोवाइड करता है। ठीक है बच्चों, चलो नेक्स्ट चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 2.7 बच्चों, हेनरी लॉ कांस्टेंट फॉर CO2 इन वाटर इज 1.67 10⁸ पास्कल। अब देखो बच्चों यहाँ पे यूनिट ध्यान रखना, पास्कल बोल दिया ना, तो ये है ना 1.67 है ना, और बड़ा कर लेते हैं। Henry law constant for CO2 in water is 1.67 10⁸ Pascal at 298. Calculate the quantity of CO2 in 500 ml of soda water when packed under 2.5 atm pressure। ठीक है, तो हेनरी लॉ कांस्टेंट दिया है बच्चों 1.67, है ना। के एच की वैल्यू है 1.67 इंटू 10⁸, तो 500 ml में कितना, ठीक है, CO2 प्रेजेंट है। कैलकुलेट द क्वांटिटी ऑफ CO2, ठीक है, मोल या मास, मास निकालना पड़ेगा, ठीक है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ आप देखो क्या करेंगे, के एच की वैल्यू पहले लिख लेते हैं। तो यहाँ पर के एच दे रखा है के एच इज इक्वल टू 1.67 10⁸ पास्कल दिया है, और पार्शियल प्रेशर दिया है 2.5 atm दे रखा है ना। तो यहाँ पे देखोगे क्या लिखेगा 2.5 इंटू 1.01325 इंटू 10⁵ अब ये हो गया बच्चों पास्कल, है ना। यूनिट को ध्यान रखेंगे, यूनिट को मैनेज करना आना चाहिए। क्लियर, तो अब कह रहा है कि 500 ml जो है क्या है, सोल्यूशन है, ठीक है। 500 ml सोल्यूशन है, 500 ml है, ठीक है ना। तो 500 ग्राम ही मान लेंगे, है ना, क्योंकि ये तो बहुत डाइल्यूट बनेगा, ठीक है। तो इसमें जो CO2 है वो कितने पर है, 2.5 पर है, 2.5 पर, ठीक है। CO2 है यहाँ पर, ये 500 ml सोल्यूशन है, ठीक है। तो कितना क्वांटिटी इसमें प्रेजेंट होगा, बहुत ही आसान है बच्चों। कैसे करेंगे देखो, तो वही लगा दो हेनरी लॉ,
ठीक है, क्या लिखेंगे, P इज इक्वल टू के एच इंटू एक्स। पी की जगह क्या लिखोगे, यही 2.5 1.01325 10⁵, ठीक है, ये हो गया। और के एच की वैल्यू दे रखा था ना 1.67, तो ये हो गया 1.67 इंटू 10⁸ पास्कल, है ना, इंटू क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा, एक्स ऑफ CO2 आएगा, है ना। अब एक्स ऑफ CO2 की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, मोल ऑफ CO2, ठीक है ना। तो आप यहाँ क्या लिखोगे, मोल ऑफ CO2, तो N ऑफ CO2 और नीचे क्या लिखोगे, N ऑफ CO2 प्लस क्या होगा, N ऑफ वाटर, यानी कि 500 डिवाइडेड बाई, ठीक है, 18, है ना, 500 होगा ये, ठीक है। तो यहाँ से देखो ये जो डिनोमिनेटर है इस NCO2 क्या कर देंगे, नेग्लेक्ट कर देंगे, क्यों, क्योंकि बहुत ही डाइल्यूट सोल्यूशन होता है ना। तो यहाँ से आपका क्या आएगा बच्चों, NCO2 इज इक्वल टू, देखो अच्छा 1.67 को क्या लिख सकते हैं 5/3 लिख सकते हैं क्या, 1.67 को हम लोग 5/3 लिख सकते हैं ना बच्चों, ठीक है। तो यहाँ से 5/3 कैलकुलेशन अपना है ना, तो हो जाएगा 3/5 इधर चला जाएगा, है ना, ये हो गया 2.5 इंटू 1.01325, ठीक है। और देखो ये 10⁸8 10⁸, ये तो कितना हो जाएगा 10⁻³ इंटू क्या हो जाएगा 500/18, ये तो मोल आ गया, है ना। अब इसको सॉल्व कर लोगे, ज़्यादा मुश्किल नहीं आएगी, ठीक है। और मास कितना हो जाएगा, मोल इंटू मोलर मास, है ना, मास क्या हो जाएगा, मोल इंटू मोलर मास, ठीक है। तो मोल कितना है, इतना ही है, मोलर मास कितना है 44, कर लोगे बच्चों, ठीक है। तो ये है बच्चों, बहुत बेसिक क्वेश्चन है, बहुत रिलेवेंट क्वेश्चन है ना। फिजिकल केमिस्ट्री इतना टफ नहीं होता बच्चों, बस ध्यान से यूज करो, ठीक है बच्चों। तो हाँ चलो नेक्स्ट चलते हैं बच्चों, वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड सोल्यूशन पे हम बात करते हैं, ठीक है, वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड सोल्यूशन, ठीक है। तो देखो क्या होता है ना, तो पहले हम लोग हेडिंग डाल लेते हैं, वेपर, अच्छा यहाँ से तो आपको दिखेगा नहीं, ठीक है, यहाँ तो वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड सॉल्यूशन, है ना, ठीक है बच्चों। तो देखो तो इसमें क्या होता है कि जैसे अगर कोई कंटेनर है, ठीक है, ये कंटेनर है, ठीक है, इसके अंदर पानी भरा है, ठीक है। तो सरफेस पर क्या होगा बच्चों, वाटर के पार्टिकल होंगे, है ना, सरफेस पर वाटर के पार्टिकल होंगे, इसको आपने क्या किया, इसको आपने ढक दिया है, ठीक है, ऐसे सरफेस पर वाटर के पार्टिकल होंगे। तो यहाँ पर क्या होता है बच्चों, वेपर बनना शुरू होगा, ठीक है ना। तो एक यहाँ पे आता है बच्चों रेट ऑफ इवेपोरेशन, ROE कहते हैं, रेट ऑफ इवेपोरेशन। अब ये जो रेट ऑफ इवेपोरेशन होगा ये इस पे डिपेंड करेगा, ठीक है ना, कि ठीक है। अब इसमें क्या होगा कि ये जो है ना, ये जो यहाँ पर ये जो वेपर के पार्टिकल है ये सब क्या होंगे, सॉरी ये जो लिक्विड के पार्टिकल है जिनकी काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगी, है ना, ये इस सरफेस को छोड़ के वेपर में जाएंगे, क्लियर।
ये वेपर में जाएंगे, तो यहाँ पे वेपर का फॉर्मेशन होगा, ये वेपर के पार्टिकल्स आएंगे। अब ये किस रेट से जाते हैं, है ना, तो जिस रेट से वेपर बनता है उसी का नाम क्या है बच्चों, रेट ऑफ इवेपोरेशन, है ना। अभी जो रेट ऑफ इवेपोरेशन होगा ये इस बात पर डिपेंड करेगा कि सरफेस पर कितने पार्टिकल हैं, टेम्परेचर क्या है। अगर सरफेस पर ज़्यादा पार्टिकल होंगे, ठीक है, तो रेट ऑफ इवेपोरेशन ज़्यादा होगा। अगर टेम्परेचर हाई होगा तो रेट ऑफ इवेपोरेशन हाई होगा। अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा, इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा, जैसे वाटर लिक्विड में इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा है क्योंकि पानी के अंदर हाइड्रोजन बॉन्ड होती है ना, पानी के अंदर क्या होती है, हाइड्रोजन बॉन्ड होती है, ठीक है। तो इसलिए वाटर का जो रेट हो ऑफ इवेपोरेशन होगा वो कम होगा। अगर इसी में पानी भरा हुआ है, यही कंटेनर में अगर पेट्रोल भरा हुआ है, तो पेट्रोल ज़्यादा वोलेटाइल है तो उसका रेट ऑफ इवेपोरेशन ज़्यादा होगा, है ना। तो रेट ऑफ इवेपोरेशन बच्चों बढ़ेगा, कब बढ़ेगा, जब क्या होगा, सरफेस एरिया क्या होगा, ज़्यादा होगा। रेट ऑफ इवेपोरेशन बढ़ेगा जब टेम्परेचर हाई होगा, क्लियर। रेट ऑफ इवेपोरेशन ज़्यादा होगा जब इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, है ना, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा, है ना, डाउन एरो बच्चों कम होगा। तो अगर ये कंटेनर डिफाइंड है ना, अगर ये कंटेनर डिफाइंड है, क्लियर, तो इसका सरफेस एरिया कांस्टेंट हो गया, और आपने इसको रूम टेम्परेचर रखा है तो टेम्परेचर भी कांस्टेंट हो गया। जो भी आपने लिक्विड ले रखा है उस लिक्विड का भी जो नेचर है, डेंसिटी है, वो सभी कांस्टेंट हो गया। तो जब ये सभी कुछ कांस्टेंट हो गया तो रेट ऑफ इवेपोरेशन क्या रहेगा बच्चों, कांस्टेंट ही रहेगा, है ना। जब ये सभी कुछ कांस्टेंट हो गया तो रेट ऑफ इवेपोरेशन क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, क्लियर। है ना। तो अगर हम ये ग्राफ बनाते हैं तो जो आर ओ ई है बच्चों, ये तो ऐसे ही चलेगा, ठीक है ना, आर ओ ई कुछ ऐसे ही चलेगा। ये हो गया आपका रेट ऑफ इवेपोरेशन, क्लियर। ये है आपका आर ओ ई, रेट ऑफ इवेपोरेशन, ठीक है। अब ये जो वेपर्स में लिक्विड चले गए, है ना, जो वेपर से बन रहा है, इधर जो वेपर्स बन रहे हैं अभी आपस में कोलाइड भी करना शुरू करेंगे, है ना। तो जब ये आपस में कोलाइड करेंगे तो ये क्या करेंगे, फिर कंडेंस होना शुरू करेंगे, है ना। जैसे मानते हैं ये वेपर बनना, जैसे कुछ देर में बनना शुरू हो गया, तो ये जो वेपर्स के पार्टिकल है ये आपस में क्लिंग करना, चिपकना शुरू करेंगे, और चिपक करके लिक्विड की ड्रॉपलेट्स में वापस ये आना शुरू करेंगे। तो इसको हम लोग बोलते हैं बच्चों रेट ऑफ कंडेंसेशन। तो रेट ऑफ कंडेंसेशन जो होगा वो क्या होगा, रेट ऑफ जो कंडेंसेशन होगा वो जीरो से क्या होगा बच्चों, बढ़ेगा, और बढ़ते बढ़ते वो कहाँ तक जाएगा, वो रेट ऑफ इवेपोरेशन, उसका जो टारगेट होगा वो कहाँ तक जाना है, रेट ऑफ इवेपोरेशन तक जाना है ना। तो रेट ऑफ कंडेंसेशन कुछ इस तरह से जाएगा बच्चों, है ना, ये जीरो से शुरू होगा और ये इसकी तरफ टेंड करेगा ऐसे, और एक टाइम पर दोनों की वैल्यू क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी। तो ये है आपका रेट ऑफ कंडेंसेशन। तो इक्विलिब्रियम पे रेट ऑफ इवेपोरेशन और रेट ऑफ कंडेंसेशन क्या हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे, है ना। इक्विलिब्रियम पे रेट ऑफ इवेपोरेशन, ठीक है, और रेट ऑफ कंडेंसेशन क्या हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे, ठीक है। तो आर ओ ई, जैसे मान लेते हैं यहाँ कि आपने वाटर लिया है H2O, ये जा रहा होगा लिक्विड से कहाँ पर, H2O गैस में, है ना, ये वापस आएगा इधर ऐसे,
तो ये हो गया आपका रेट ऑफ इवेपोरेशन, और ये हो गया रेट ऑफ कंडेंसेशन। तो एक टाइम पर क्या होगा, रेट ऑफ इवेपोरेशन, रेट ऑफ कंडेंसेशन सेम हो जाएंगे। तो जब सेम हो जाएगा तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब वहाँ पे इक्विलिब्रियम आ जाएगा। इस समय क्या होगा, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इनटू वेपर फेज मैक्सिमम हो जाएगा, है ना। इक्विलिब्रियम पे क्या होगा, नंबर ऑफ वेपर्स मॉलिक्यूल, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इनटू वेपर फेज मैक्सिमम हो जाएगा। कब मैक्सिमम हो जाएगा, जब इक्विलिब्रियम होगा। कब इक्विलिब्रियम होगा, जब रेट ऑफ इवेपोरेशन रेट ऑफ कंडेंसेशन सेम हो जाएगा, है ना। उस समय का जो प्रेशर होता है उसको हम लोग बोलते हैं बच्चों वेपर प्रेशर। क्लियर। इस समय जब जब क्या हो गया बच्चों, आर ओ ई और आर ओ सी सेम हो गया, है ना। आर ओ ई इज इक्वल टू आर ओ सी, है ना। इस समय जो प्रेशर होता है इसको हम लोग बोलते हैं बच्चों वेपर प्रेशर। और इसके पहले का जो प्रेशर होता है उसको हम लोग बोलते हैं पार्शियल प्रेशर, है ना। पार्शियल प्रेशर कब है, पार्शियल प्रेशर जब आर ओ सी लेस देन क्या बच्चों, आर ओ ई है ना। तो इस समय जो होगा वो क्या होगा बच्चों, पार्शियल प्रेशर होगा। और जब आर ओ सी इज इक्वल टू आर ओ ई है, इस समय जो प्रेशर होगा उसका नाम है वेपर प्रेशर, है ना। तो वेपर प्रेशर जो होता है वो क्या होता है, वेपर प्रेशर इंटेंसिव प्रॉपर्टी होता है। वेपर प्रेशर डिपेंड करेगा टेम्परेचर पे, वेपर प्रेशर डिपेंड करेगा नेचर ऑफ लिक्विड पर, है ना। इस समय जो प्रेशर होता है उसको जो वेपर प्रेशर बोलते हैं उसको बोलते हैं पी नॉट से डिनोट करते हैं। पी नॉट होता है वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड, समझ गए बच्चों। पी नॉट होता है वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड, है ना। तो आर ओ ई इज इक्वल टू क्या होगा बच्चों, आर ओ सी। इस समय जो प्रेशर होगा, प्रेशर एग्जर्टेड बाय वेपर मॉलिक्यूल ऑन द सरफेस, उसका नाम होता है बच्चों वेपर प्रेशर, है ना। और इसको हम लोग पी नॉट से डिनोट करते हैं। क्लियर। पी नॉट से डिनोट करते हैं। आर ओ ई इज इक्वल टू क्या होगा, आर ओ सी, ठीक है। तो ये जो वेपर प्रेशर है ये डिपेंड करता है टेम्परेचर पर, ठीक है। ये वेपर प्रेशर डिपेंड करेगा नेचर ऑफ लिक्विड पर, नेचर ऑफ लिक्विड यानी कि उसके अंदर का इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कितना है ना। इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कितना है, ठीक है बच्चों। एक इसमें वांटा फैक्टर होता है बच्चों, जैसे मान लेते हैं ये है ना H2O, ठीक है। इधर आपने लिखा है लिक्विड और ये चला गया किसमें, गैस में, ठीक है। तो एक T1 टेम्परेचर पे हो सकता है और दूसरा यही चीज़ किस पे होता है, T2 टेम्परेचर पे हो सकता है, ठीक है। तो ये हो गया H2O गैस, ये किस पे हो रहा है बच्चों, T2 पे हो रहा है, ठीक है। तो एक है वांटा इक्वेशन। तो इसमें क्या होता है बच्चों, वांटा इक्वेशन। इस समय का जो वेपर प्रेशर है मान लेते हैं कितना बच्चों, P1 है ना। वेपर प्रेशर यहाँ पर कितना है, से P1 है। यहाँ पे वेपर प्रेशर कितना है, से P2 है। तो वांटा इक्वेशन होता है बच्चों लॉग Kp2 अपॉन Kp1 इज इक्वल टू डेल्टा एच वी इंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन अपॉन 2.303 आर, है ना, 1/T1 माइनस 1/T2, ठीक है। तो यहाँ पे जो लॉग Kp2 की वैल्यू क्या लिखोगे, पार्शियल प्रेशर होगा, है ना। यहाँ पे जो Kp होगा, Kp1, Kp1 कितना हो जाएगा, Kp1 हो जाएगा पार्शियल प्रेशर P1, पार्शियल प्रेशर ऑफ H2O, है ना। एट दिस टेम्परेचर इसको हमने बोल दिया P1। तो फाइनली ये फार्मूला आपका किस में आ जाएगा, log P2 अपॉन P1 इज इक्वल टू, वेयर P2 क्या है, वेपर प्रेशर टेम्परेचर T2, ये हो जाएगा डेल्टा आर एच। डेल्टा आर मतलब रिएक्शन की इंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन 2.303, है ना, आर 1/T1 माइनस 1/T2। क्लियर है बच्चों। तो ये आपका हो गया बच्चों वेपर प्रेशर किस तरह से वेरी करेगा। अब इस एक्सप्रेशन में ये जो P2 है और ये जो P1 है ना,
राइट साइड में देखो तो केवल यही आ रहा है बच्चों, डेल्टा आर एच आ रहा है ना, एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन, और यहाँ पे क्या आ रहा है, टेम्परेचर। तो इसका मतलब ये जो वेपर प्रेशर है टेम्परेचर और इंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन पे ही डिपेंड करता है। ये इस बात पर डिपेंड नहीं करता है कि जो आप कंटेनर ले रहे हो उसमें कितना लिक्विड है, कंटेनर कितना बड़ा है, कंटेनर कितना छोटा है। तो जो वेपर प्रेशर है वो इंटेंसिव प्रॉपर्टी है, मतलब इट डज नॉट डिपेंड अपॉन अमाउंट ऑफ लिक्विड, है ना, अमाउंट ऑफ लिक्विड, शेप, साइज, सरफेस एरिया, है ना, इन सब चीज़ों पर डिपेंड नहीं करता है। वेपर प्रेशर क्या है बच्चों, इंटेंसिव प्रॉपर्टी है ना। तो अगर प्योर लिक्विड का अगर वेपर प्रेशर चेंज करना है तो एक ही तरीका है, टेम्परेचर। टेम्परेचर अगर आप बढ़ा दोगे तो वेपर प्रेशर बढ़ जाएगा, टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो वेपर प्रेशर बढ़ जाएगा। क्यों क्यों वेपर प्रेशर बढ़ जाएगा, क्योंकि अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो ये जो इनके बीच में जो बॉन्ड है ना, ये टूट जाएगा, जो लिक्विड मॉलिक्यूल के बीच में बॉन्ड है वो टूट जाएगा, इसलिए वेपर प्रेशर बढ़ जाएगा। हाई टेम्परेचर पे वेपर प्रेशर ज़्यादा होगा, लो टेम्परेचर पे वेपर प्रेशर कम होगा। ठीक है बच्चों, तो इस वीडियो में इतना ही।